हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 35 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, पादप जगत। बाकी सारे चैप्टर्स की तरह इसमें भी हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू को देखेंगे। इसमें हम लोग टोटल 60 सवालों को देखेंगे। 60 सवालों के साथ इस एक वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अब आप में से कुछ को ऐसा लग सकता है कि पादप जगत प्लांट किंगडम चैप्टर में केवल 60 सवाल, क्योंकि आपने इसमें उम्मीद लगाया होगा कि मैं 110 120 से तो ज़्यादा ही करवाऊंगा, इससे मैं कम नहीं करवाऊंगा। तो आपने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि आपने प्लांट किंगडम के साथ मर्ज कर दिया प्लांट मॉर्फोलॉजी को, पादप आकारिकी को। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी ये मैं अलग करवाऊंगा, प्लांट किंगडम ये मैं अलग करवा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग केवल प्लांट किंगडम के ऊपर सवाल देखेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी के ऊपर सवाल को नहीं देखेंगे। इसमें भी 60 से 70 सवाल आएगा और इसमें मैं 65 सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। तो टोटल लेकर के आप 120 130 प्लस ही जाएगा ये दोनों चैप्टर मिला करके। वैसे ये दोनों चैप्टर अलग अलग होते हैं। प्लांट किंगडम ये अलग होता है और ये प्लांट मॉर्फोलॉजी ये अलग होता है, और इस दोनों को अलग अलग पढ़ना ही सही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और पूरा खिचड़ी हो जाएगा अगर दोनों साथ में आपने पढ़ा तो पहले आप इसको पढ़ो और उसके बाद मैं आपको ये पढ़ाऊंगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो बाकी सारे चैप्टर्स जो मैंने अब तक अपलोड किए हैं उन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे चैप्टर्स आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अभी भी आप में से कुछ कमेंट करते हैं कि क्लास 9th और 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री करवा दीजिए, वो सब ऑलरेडी समाप्त हो चुका है बहुत पहले, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक करो। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कुछ बिंदुओं के साथ, कुछ पॉइंट्स के साथ। प्लांट किंगडम मेंबर्स। तो प्लांट किंगडम का मेंबर कौन होगा? प्लांट ही होगा। तो प्लांट किंगडम के अंदर जो भी पादप आते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। वैसे भी आप जानते हो केवल किंगडम मोनेरा ही था जो कि प्रोकैरियोटिक था। बाकी सारे, चाहे वो प्रोटिस्टा जगत हो, चाहे वो कवक जगत हो, चाहे पादप जगत, चाहे जंतु जगत, सबके बारे में आप जानते हो कि ये होते हैं यूकैरियोटिक। केवल किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा ही था जिनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते थे। उसके बाद जो भी है कवक, पादप और जंतु, उन सभी में मल्टी सेलुलर होते हैं। हर पादप के अंदर आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा। क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, कई प्रकार के होते हैं। तो बाकी बी सी डी ये सब किसी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लोरोफिल ए ये सब में मिलेगा, चाहे वो कम मिले या फिर ज़्यादा मिले, लेकिन सब में मिलेगा। क्लोरोफिल ए है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अगर क्लोरोफिल ए है सारे में तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, यानी सबके सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। कई बार आप पढ़ चुके हो कि जो पादप है, पादप की जो कोशिका है उनमें कोशिका भित्ति होती है और वो सेलुलोज का बना होता है। पादप के अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, जंतुओं में ग्लाइकोजन के फॉर्म में और पादप में स्टार्च के फॉर्म में। अब ये सारी जो बातें हैं ये सब तो आप पहले से जानते हो, मैंने आपको खुद बताया हुआ कई बार। ये सारी जो बातें हैं ये एक सामान्य बातें हैं, ठीक है, सामान्य सी बातें हैं, जनरल फीचर्स है ये। हो सकता है कुछ पादप ऐसे हो जिनमें इनमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो लागू ना होता हो, यानी अपवाद के तौर पर। कुछ पादप ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा। कुछ पादप ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर आपको मल्टी सेलुलरिटी नहीं दिखेगा। तो कुछ पादप ऐसे अपवाद के रूप में हो सकते हैं। देखो इतनी सारी जातियां हैं पादप के अंदर, कुछ अपवाद तो होना तय है। लेकिन आप ये सारी बातें जो है सामान्य तौर पर याद रखेंगे कि जो पादप होते हैं यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होते हैं, सारे में क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी सबके सब फोटोसिंथेसिस करेंगे। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और स्टार्च इसका रिजर्व फूड होता है। अब आते हैं पहले सवाल के ऊपर। निम्न में कौन पादप जगत के सदस्य की विशेषता नहीं है? तो क्लोरोफिल ए होता है, तो हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल होता है। सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल है और सबके सब अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं है जो कि विशेषता नहीं है। पादप जगत का देखो वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले किया गया क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम के अंदर। क्रिप्टोगैम के अंदर वो पादप आते हैं जो देते हैं बीज, सॉरी माफ करना, जो बीज नहीं देते हैं और जिनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हिडन होते हैं, यानी ये बीज नहीं देते हैं और इनका जो जननांग होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, वो दिखता नहीं है। फेनरोगैम के अंदर वो सारे प्लांट आते हैं जो सीड देते हैं और इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो विजुअल होते हैं, यानी कि एक्सपोज्ड होते हैं, वो दिखते हैं।
लेकिन यहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी का लाइन है कि सेक्स ऑर्गन यहाँ पर हिडन होता है और यहाँ पर दिखता है। अब क्रिप्टोगैम के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, इसको 3 ग्रुप में बांट दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ध्यान रखना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सारे क्रिप्टोगैम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब बीज नहीं देते हैं। फेनेरोगैम के अंदर 2 पार्ट्स में बांटा, अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी यानी बीज जो है वो आवृत नहीं है। जिम्नो यानी कि नेकेड होता है और स्पर्म यानी कि बीज होता है। आवृत बीजी यानी बीज के चारों तरफ आवरण है। एंजियो मतलब कवर्ड होता है और स्पर्म मतलब सीड होता है। तो ये भी सीड देने वाले प्लांट हैं, ये भी सीड देने वाले प्लांट हैं। और जो प्लांट सीड देते हैं उसे स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं। तो ये दोनों हो जाएंगे स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मा मतलब सीड और फाइट्स मतलब आप जानते हो प्लांट। फिर एंजियोस्पर्म के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अगर मैं आपसे पूछूं कि पादप जगत के अंदर सबसे पहले कौन आए, जैसे एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहले पोडीफेरा आया, उससे थोड़ा एडवांस हुआ निडेरिया, उससे थोड़ा एडवांस हुआ प्लेटीहेल्मिन्थस, इस प्रकार से। वैसे ही पादप जगत में अगर मैं बोलूं सबसे पहले कौन आया तो ये शैवाल। थैलोफाइटा समूह के जो मेंबर है पादप है उन्हें हम शैवाल बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है इस धरती पर शैवाल आते हैं, उसके बाद ये ब्रायोफाइटा, उसके बाद ये ब्रायोफाइट्स आते हैं। ये इनसे थोड़ा एडवांस होंगे, डेफिनेटली इनके बाद आए हैं। उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स, तो ये इनसे थोड़ा एडवांस हो जाएंगे, ब्रायोफाइट से एडवांस। उसके बाद ये जिम्नोस्पर्म, तो टेरिडोफाइट से ज़्यादा एडवांस होंगे जिम्नोस्पर्म, और सबसे ज़्यादा एडवांस ये एंजियोस्पर्म। यानी सबसे ज़्यादा एडवांस इसमें हो गया एंजियोस्पर्म और सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप का हो गया ये थैलोफाइटा। ये सबसे सिंपल पादप हो गया, सबसे सिंपल प्लांट किंगडम के ये मेंबर्स होते हैं शैवाल। अब तक आपने जो भी देखा यहाँ पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें केवल और केवल एंजियोस्पर्म ही है जो फूल और फल देते हैं। फूल और फल देने वाले केवल एंजियोस्पर्म है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, केवल एंजियोस्पर्म है जो फूल और फल देते हैं। आपने एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम पढ़ा था, तो आप में से कुछ सोचते होंगे कि प्लांट किंगडम के अंदर वो फाइलम कौन सा है। एनिमल किंगडम में तो समझ में आ गया कि पोडीफेरा है, सिलेंड्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनेलिडा, ये सब है। पादप जगत के अंदर ये फाइलम कौन से हैं? तो पादप जगत के अंदर फाइलम आप बोल सकते हो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन 5 को। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हम पादप जगत के अंदर फाइलम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके स्थान पर हम लोग यहाँ पर डिवीजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल किंगडम के अंदर जहाँ फाइलम हुआ करता था यहाँ पर डिवीजन होगा। तो पहला डिवीजन थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, तब टेरिडोफाइटा, तब जिम्नोस्पर्म और तब ये एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगैम्स के संदर्भ में कौन असत्य है? तो क्रिप्टोगैम जो होते हैं, हमसे असत्य पूछा है ना, तो ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये बीज नहीं देते हैं, ये भी सही है। इनके सेक्स ऑर्गन हिडन होता है, ये भी सही है। मोनोकोट, डाइकोट की बात हम लोग एंजियोस्पर्म में करते हैं। क्रिप्टोगैम के बारे में मैंने आपसे बताया, ये बीज रहित पौधा है और इनका जो जननांग होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, छुपा हुआ होता है। फेनेरोगैम ये बीज देने वाले पौधे होते हैं और इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, विजुअल होते हैं, या फिर बोल दो प्रत्यक्ष होते हैं। निम्न में कौन क्रिप्टोगैम के अंतर्गत आते हैं? क्रिप्टोगैम के अंतर्गत अभी आपने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे। फेनेरोगैम्स के संदर्भ में सही चुनना है, सही बताना है। तो फेनेरोगैम के अंदर जो पादप आते हैं उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड यानी पूर्ण विकसित और विभेदित होते हैं, ये सही है। सारे के सारे फूल देते हैं, सारे के सारे फल देते हैं। फेनेरोगैम के अंदर भी आपने एंजियोस्पर्म देखा और जिम्नोस्पर्म देखा, तो केवल एंजियोस्पर्म है जो फूल और फल देते हैं। तो ये कहना है कि सारे फूल और फल देते हैं फेनेरोगैम्स के अंदर, ये गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। ये बीज उत्पन्न नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये स्पर्मेटोफाइट्स हैं यानी ये बीज देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमसे सही पूछा था, आंसर ए। डैश पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता मतलब जड़ नहीं होती है, तना नहीं होता है और पत्ती नहीं होती है। यह है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर शैवाल आते हैं, तो शैवाल के अंदर ना तो आपको स्टेम दिखेगा, ना ही आपको
लीफ दिखती है और ना ही आपको रूट दिखती है। ना तो तना दिखेगा, ना पत्ती, ना फिर ये जड़ दिखेंगे। इतने ज़्यादा ये सिंपल होते हैं। मैंने आपसे कहा सबसे पहले पादप जगत के अंदर शैवाल है, तो ये इतने ज़्यादा सिंपल होते हैं, इतने सिंपल होते हैं कि इनमें ये तना, ये पत्ती, ये जड़, ये सब होते ही नहीं है, ये सब नहीं होते हैं। और जब जड़, तना, पत्ती ये सब नहीं हो तो हम बोलते हैं कि इनका जो शरीर है वो थैलस लाइक है, थैलस लाइक बॉडी है, या फिर इसी को बोलते हैं कि थैलॉइड बॉडी है। ठीक है, थैलॉइड बॉडी है। अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा के अंदर, तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो प्लांट आते हैं उनमें भी आपको स्टेम नहीं दिखेगा, उनमें भी आपको ये लीफ नहीं दिखेगा, उनमें भी आपको ये रूट नहीं दिखेगा, ये सब नहीं दिखेंगे इनके अंदर भी। और इनको भी हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये थैलस लाइक बॉडी है इनका, ब्रायोफाइट्स के अंदर। लेकिन इन दोनों में अंदर क्या है कि ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा के बाद आए, जो ब्रायोफाइटा है वो थैलोफाइटा के बाद आए, तो इनसे ये थोड़ा सा एडवांस है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर स्टेम नहीं होता, लीफ ये सब नहीं होती, लेकिन स्टेम जैसी संरचना, पत्ती जैसी संरचना होती है। वो वास्तविक जड़ नहीं, वो वास्तविक तना नहीं होता, वो वास्तविक पत्तियां नहीं होती, लेकिन तना जैसी, पत्ती जैसी संरचना होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है इनका जो शरीर है ये थैलोफाइटा की तुलना में डिफरेंशिएटेड है, कॉमनली डिफरेंशिएटेड है। इनके तुलना में ये विभेदित है। इनमें हम विभेदीकरण कर सकते हैं कि पत्ती जैसी संरचना कौन है, तना जैसी संरचना कौन है, वास्तविक नहीं होता। लेकिन मैं आपसे अगर एक लाइन में पूछूं कि क्या ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा के अंदर ये स्टेम, लीफ एंड रूट ये सब होते हैं, आपका आंसर होगा नहीं, नहीं होते हैं। थैलोफाइटा के बारे में हम जानते हैं कुछ बातों को। जो थैलोफाइटा समूह के पादप होते हैं, यानी जो शैवाल होते हैं, वो जलीय होते हैं। ये जलीय होते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी पे, पत्थरों पे, लकड़ियों पे, इन सब पर भी पाए जाते हैं अगर वहाँ हमेशा नमी बनी हुई रहती है तो, या फिर बोल दो हमेशा वो गीले रहते हैं, पत्थर हो, मिट्टी हो, लकड़ी हो, ये सब, तब वहाँ पर आपको ये शैवाल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर ये जलीय होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मैंने अभी आपको बताया इसमें ना तो जड़ है, ना तो तना है, ना ही पत्तियां हैं। इनका जो शरीर है थैलस जैसा शरीर है, या फिर थैलॉइड बॉडी बोल दो। क्यों? क्योंकि इनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं है। इनका जो शरीर है जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं ये थैलस जैसा शरीर वाला है। ये नॉन वैस्कुलर होते हैं। नॉन वैस्कुलर यानी कि इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं हम लोग जाइलम और फ्लोएम को। तो नॉन वैस्कुलर है मतलब इनमें ना तो जाइलम होगा ना ही फ्लोएम होगा। एग्जाम्पल्स स्पाइरोगैरा, अलवा, जिसे हम लोग समुद्री सलाद भी कहते हैं। समुद्री सलाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि सलाद के तौर पे खाया जाता है। कारा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेडोफोरा हो गया। ये सारे जो नाम हैं ये क्लास 9th एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइट और बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट बोलते हैं। शैवाल के जबर आप पादप भी बोल सकते हो। अब थैलोफाइटा जो समूह है इसके अंदर देखो 3 वर्ग हैं, क्लोरोफाइसी, फाइओफाइसी, रोडोफाइसी। ये रंग के आधार पर है। क्लोरोफाइसी के अंदर हरा शैवाल आएगा, फाइओफाइसी के अंदर भूरा शैवाल आएगा, रोडोफाइसी के अंदर लाल शैवाल आएगा। अब हरा शैवाल है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा है। भूरा शैवाल के अंदर भी क्लोरोफिल होगा लेकिन इससे ज़्यादा होगा इसमें फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन नाम का जो पिगमेंट है, वर्णक है, इसके कारण ये भूरे दिखते हैं। होंगे यहाँ पर क्लोरोफिल भी। ऐसे ही लाल शैवाल के अंदर भी क्लोरोफिल होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा क्लोरोफिल तो आपको सब में मिलेगा। लाल शैवाल के अंदर भी क्लोरोफिल होगा लेकिन क्लोरोफिल से ज़्यादा इसमें होगा फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन ये वाला पिगमेंट ज़्यादा होगा क्लोरोफिल की तुलना में, इसीलिए ये लाल है। तो ये लाल रंग देगा, ये भूरा रंग देगा, और यहाँ क्लोरोफिल ज़्यादा होगा। अब कुछ आर्थिक महत्व की बात करते हैं। शैवालों के कुछ आर्थिक महत्व भी होते हैं। तो अगार आपने सुना होगा टिश्यू कल्चर में, ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सारगासम नाम का शैवाल होता है जिनसे कृत्रिम ऊन प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में यानी कि फोडर के रूप में भी किया जाता है। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान में यानी कि रिसर्च के फील्ड में क्लोरेला शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है, इसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। एसिटाबुलेरिया का इस्तेमाल किया जाता है, वेलोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे नाम महत्वपूर्ण हैं। एक कोशिकीय हरा शैवाल
अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो पादप जगत के मेंबर है वो बहुकोष्ठीय होते हैं, लेकिन यहाँ देख लो एक कोष्ठीय। एक अपवाद तो आपको यहीं पर दिख गया, एसिटाबुलेरिया, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। एसिटाबुलेरिया, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास ये सारे एक कोष्ठीय हरे शैवाल है। तो ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ा एक कोश के शैवाल, या फिर बोल दो सबसे बड़ा एक कोश के पादप, या फिर बोल दो सबसे बड़ा एक कोश के जीव, यह है एसिटाबुलेरिया। लेकिन मान लो एसिटाबुलेरिया नहीं हो, या फिर एसिटाबुलेरिया हो लेकिन साथ में आपको ये नाम भी दिख जाए, कॉल्पा टैक्सी फोलिया। यह कॉल्पा टैक्सीफोलिया, अगर ये नाम आपको दिख जाए तो आप इसको टिक मार देना। वैसे ज्यादा चांस मुझे लगता है एसिटाबुलेरिया ही होगा। तो पहले प्रायोरिटी पर तो मैं आपको ये बोलूंगा, पहले आप इसके साथ जाएंगे। अगर ये आपको दिख गया तब आप एसिटाबुलेरिया को टिक मत मारना, तब आप इसको टिक मारना कॉल्पा टैक्सीफोलिया को। तो सबसे बड़ा एक कोश के शैवाल बोल दे, एक कोश के पादप बोल दे, एक कोश के जीव बोल दे, तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एसिटाबुलेरिया और कॉल्पा टैक्सीफोलिया। पहले नंबर पर आप रखेंगे इसको कॉल्पा को, और दूसरे नंबर पर एसिटाबुलेरिया को। तो विकल्प के अनुसार आप आंसर देंगे। थैलोफाइट्स में उपस्थित होते हैं। थैलोफाइट्स में ना तो जड़ होती है, ना तो तना होता है, और ना ही पत्तियां होती है, इनमें से कोई नहीं। डैश वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो थैलोफाइट्स को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, और ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन कहा जाता है, और टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल कहा जाता है, यानी कि सरीसृप। थैलोफाइट्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं, थैलोफाइट्स मुख्य रूप से ये जल में पाए जाते हैं। निम्न में कौन थैलोफाइट है? कारा है, स्पायरोगैरा है, अल्वा है, ये सारे के सारे। जहां आप नाम देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का मैंने पेज डाला हुआ है। कारा हो गया, अल्वा हो गया, स्पायरोगैरा हो गया, यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोडा। यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोडा डैश समूह के उदाहरण है, तो थैलोफाइट्स हैं ये दोनों। यहां देख सकते हो यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोडा। निम्न में कौन सा वर्णक सभी शैवाल में पाया जाता है? सारे के सारे शैवाल में मिल जाएगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सारे प्लांट में आपको मिल जाएगा। हर प्लांट के अंदर आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, लेकिन मिलेगा। बाकी सारे जो क्लोरोफिल के टाइप्स हैं वो किसी में हो भी सकते हैं और किसी में नहीं भी हो सकते हैं। निम्न में कौन एक कोशिकीय हरा शैवाल है? एक कोशिकीय हरा शैवाल है एसिटाबुलेरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। तीन नाम मैंने आपको बताया, एसिटाबुलेरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। निम्न में कौन लाल शैवाल है? रेड एल्गी। रेड एल्गी रेड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फाइकोएरिथ्रिन। क्या इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा? क्लोरोफिल इसमें भी होगा, लेकिन वो कम होगा, फाइकोएरिथ्रिन ज्यादा होगा। तो रेड एल्गी ये आता है रोडोफाइटा के अंदर। रोडोफाइटा यानी कि रेड एल्गी, और क्लोरोफाइट यानी कि ग्रीन एल्गी, और फायोफाइट यानी कि ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि उनमें फ्यूकोजेंथिन नाम का वर्णक सबसे ज्यादा होता है। फायोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो फायोफाइसी वर्ग के अंतर्गत कौन आएगा? फायोफाइसी यानी कि फायोफाइट्स। तो फायोफाइट्स यानी कि ब्राउन एल्गी, सी हमारा राइट आंसर। डैश हिम शिखरों को अलग अलग रंग प्रदान करता है। तो बर्फ के ऊपर जो शैवाल ग्रो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। तो शैवाल ये अलग अलग रंग के हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनके अंदर कौन सा वर्णक सबसे ज्यादा है। तो बर्फ के अगर ऊपर शैवालों की अगर परत है तो जिस रंग का वो शैवाल होगा, वो जो हिम शिखर होगा, जो आइसबर्ग होगा, वो उसी रंग का दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये शैवालों की परत है ऊपर में, जो यहाँ पर पिंक कलर और यहाँ पर ब्लूइश कलर दे रहा है। तो डी हमारा राइट आंसर। होना चाहिए व्हाइट, लेकिन देखो यहाँ पर ये पिंक कलर और ये ब्लूइश कलर। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो आप ऊपर में देख रहे हो रंग, ये शैवालों का रंग है, ना कि आइसबर्ग का। अब हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ बातों को, फिर करेंगे सवालों को। ब्रायोफाइटा को कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। देखो जो शैवाल थे वो जलीय थे, ज्यादातर तो जलीय ही थे। जैसे मछली ये जलीय होती है, और उसके बाद एम्फीबियन आता है।
उसके बाद उभयचर आता है। वैसे ही थैलोफाइटा वो एक्वेटिक थे, जलीय थे। ब्रायोफाइटा ये एम्फीबियन, ये कहलाएंगे एम्फीबियन। तो पादप जगत का एम्फीबियन ब्रायोफाइटा। अगर पूछा जाए कि पहला कौन सा ऐसा पादप है जो जमीन पर आया, आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। एम्फीबियन हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जमीन पे तो रह सकते हैं लेकिन वाटर चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए हम इसे एम्फीबियन बोलते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा इनके पास भी ना तो ट्रू स्टेम होगा ना ही ट्रू लीव्स होती है, ना तो वास्तविक जड़ होती है, ना तो वास्तविक पत्तियां होती है, ना ही वास्तविक तना होता है। ये सब नहीं होता है, जैसे कि थैलोफाइट्स के अंदर भी नहीं था। इनका शरीर भी थैलस लाइक है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वास्तविक जड़ तना पत्तियां ये सब नहीं है, लेकिन इनमें पत्तियों जैसी तनाव जैसी संरचनाएं होती है। यानी थैलोफाइट्स की तुलना में ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, क्योंकि थैलोफाइटा के ये बाद आए हैं, तो थोड़ा सा एडवांसमेंट तो इनके अंदर होना ही है। अब देखो यहाँ रूट तो नहीं है, इनके पास रूट तो नहीं है, लेकिन रूट जैसा काम करने के लिए इनके पास राइजोइड है। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, राइजोइड यानी कि मूलांग। इनके पास मूलांग होता है। ये भी नॉन वैस्कुलर होते हैं। इनके पास भी जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर जल का संवहन जाइलम के थ्रू होता है ना, लेकिन जाइलम तो यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर जो जल का संवहन है ये पैरेन्काइमा जो कोशिका होती है, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, इनके द्वारा होता है। अब ब्रायोफाइटा के अंदर भी 3 वर्ग हैं, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मॉस। लिवरवर्ट के अंदर रिक्सिया एंड मार्केंसिया। रिक्सिया एंड मार्केंसिया ये नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। हॉर्नवर्ट के अंदर एंथोसिरस और मॉस के अंदर स्फेग्नम, फ्यूनेरिया एंड डाउसोनिया। डाउसोनिया ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है, या फिर बोल दो सबसे लंबा ब्रायोफाइट है। तो ये रिक्सिया है, ये मार्केंसिया है और ये फ्यूनेरिया है। ये एनसीईआरटी क्लास 9th का पिक्चर है। ये तीनों नाम आपको कम से कम कंठस्थ होने चाहिए। वैसे ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी नाम, लेकिन ये 3 तो कम से कम आप याद रखो ही। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्फेग्नम का इस्तेमाल किया गया था रुई के स्थान पर घाव भरने के लिए। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डाउसोनिया, या फिर सबसे लंबा डाउसोनिया, और सबसे छोटा जूओप्सिस, सबसे छोटा जूओप्सिस। अब आते हैं फिर से सवालों पर। डैश वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जमीन पर तो रह सकते हैं लेकिन इनको चाहिए पानी लैंगिक जनन करने के लिए। इसीलिए ये ऐसे स्थान पर होते हैं कि जहां इनको पानी मिल जाए, जहां इनको पानी मिल जाए। तो जो जहां नमी सबसे ज्यादा हो ना, वहां पर ये प्लांट मिलते हैं। लैंड पर भी जहां नमी सबसे ज्यादा हो वहां पर ये प्लांट मिलते हैं, क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता है लैंगिक जनन के लिए। तो एकदम से ड्राई स्थान पर ये ब्रायोफाइटा नहीं मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में उपस्थित होता है तो रूट नहीं होती, लीफ नहीं होती, स्टेम नहीं होता, राइजोइड होता है। डी हमारा राइट आंसर। ये तीनों नहीं होते हैं, ये तीनों नहीं होते हैं, मूलांग होते हैं। रूट के स्थान पर यहाँ पर क्या होते हैं? जड़ के स्थान पर यहाँ पर क्या होते हैं? मूलांग होते हैं। डैश ब्रायोफाइट में अनुपस्थित होते हैं, ब्रायोफाइट के अंदर नहीं होते हैं। क्या वैस्कुलर टिश्यू ये होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों नहीं होते हैं। बी हमारा राइट आंसर। राइजोइड होते हैं, क्लोरोफिल तो होते ही हैं, सेल वॉल्स तो होंगे ही। तो बी हमारा राइट आंसर। ब्रायोफाइट में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जल का संवहन तो जाइलम के द्वारा होता है, लेकिन जाइलम तो इनके पास होता ही नहीं है। तो ये काम जो है पैरेन्काइमा सेल्स करते हैं। सी हमारा राइट आंसर। लिवरवर्ट और मॉस, लिवरवर्ट और मॉस है क्या है? ये ब्रायोफाइट्स हैं। ए हमारा राइट आंसर। सबसे लंबा ब्रायोफाइट है, सबसे लंबा टॉलेस्ट ब्रायोफाइट है डाउसोनिया। बी हमारा राइट आंसर, डाउसोनिया। और सबसे छोटा जूओप्सिस। निम्न में कौन एक ब्रायोफाइट नहीं है? स्फेग्नम है, मार्केंसिया है, रिक्सिया है, ये सारे के सारे हैं। कारा तो ये शैवाल है। अब आते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा के अंदर ये पहले ऐसे पादप हैं, देखो मैंने आपसे कहा सबसे पहले आए थैलोफाइटा, उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा, उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के पास, इन दोनों के पास, इनफैक्ट इन दोनों के पास ना तो तना था, ना तो रूट थी और ना ही पत्तियां थी। ये तीनों नहीं थे। सबसे पहले टेरिडोफाइट्स थे जिनके पास वास्तविक चर, वास्तविक तना और वास्तविक पत्तियां ये सब थे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे।
सबसे पहले टेरिडोफाइटा के मेंबर, टेरिडोफाइटा के पादप थे जिनके पास वास्तविक जड़, तना और पत्तियां देखने को। अब तक आपने देखा कि ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइट के अंदर ना तो जाइलम था और ना ही फ्लोएम था, ये दोनों नहीं थे, यानी कि नॉन वेस्कुलर थे। सबसे पहले टेरिडोफाइट्स आए जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम उपस्थित था, जिनके पास जाइलम और फ्लोएम उपस्थित था। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि जाइलम के पास वाहिका नहीं है और फ्लोएम के पास साथी कोशिका नहीं है। अगर आपको याद होगा तो प्लांट टिश्यू के अंदर आपने पढ़ा था कि जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, ये सब आपने पढ़ा था। फ्लोएम के अंदर आपने पढ़ा था कि सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाइलम के अंदर जो आपने वेसल्स पढ़े थे ये वेसल्स नहीं होते हैं, और फ्लोएम के अंदर जो आपने कंपेनियन सेल्स पढ़े थे ये कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं यहाँ पर। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और ये जो बातें हैं ना, ये जिम्नोस्पर्म के लिए भी सही है। जिम्नोस्पर्म के लिए भी सही है कि जिम्नोस्पर्म में भी जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, लेकिन जाइलम के पास वेसल्स नहीं होते हैं, वाहिका नहीं होती है, और फ्लोएम के पास साथी कोशिका नहीं होती, कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। तो कभी पूछे आपसे सबसे पहला ऐसा कौन सा प्लांट था, कौन सा समूह था जिनमें जाइलम और फ्लोएम देखा गया, आपका आंसर होगा टेरिडोफाइट। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे थैलोफाइटा से हम आगे जा रहे हैं, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, वैसे वैसे देखो एडवांस होते जा रहे हैं प्लांट, नई नई संरचनाएं आती जा रही है इसके अंदर, जैसे आपने एनिमल किंगडम के अंदर देखा था। यह प्रथम स्थलीय पौधा है जिनके पास संवहन उत्तक है। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछता है कि प्रथम स्थलीय पौधा कौन है तो आंसर तो ब्रायोफाइट हो जाएगा, लेकिन उनके पास संवहन उत्तक तो नहीं था, इनके पास संवहन उत्तक है। तो ये प्रथम स्थलीय पौधे हैं जिनके पास संवहन उत्तक है। वैसे भी ब्रायोफाइट्स को जो है वो सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं माना जाता है, सफल स्थलीय पादप नहीं माना जाता है, क्योंकि उनकी मजबूरी है जल, लैंगिक जनन के लिए। इसीलिए सफल स्थलीय पादप ब्रायोफाइट्स को नहीं माना जाता है। सफल स्थलीय पादप ये टेरिडोफाइट के बाद ही जो भी आते हैं, टेरिडोफाइट एंड उसके बाद जो भी आते हैं वो सब होते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल पूछता है प्रथम स्थलीय पौधा जिनके पास संवहन उत्तक है, आपका आंसर टेरिडोफाइटा होगा। मैंने आपसे कहा कि जो पादप जगत का सरीसृप है ये है टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन बोला गया और टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया, या फिर इसी को बोटेनिकल स्नेक कहा गया, वनस्पतिक सर्प कहा गया। संवहनीय क्रिप्टोगैम्स, तो देखो क्रिप्टोगैम्स के अंदर तो आपने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इन दोनों के पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं था, संवहनीय उत्तक नहीं था। टेरिडोफाइट के पास आ चुका है, तो हम क्या इसे बोल सकते हैं कि ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। विकसित बीज रहित पौधा है। तो जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो बीज नहीं देते हैं, तो थैलोफाइटा भी बीज नहीं देते थे, ब्रायोफाइटा भी बीज नहीं देते थे, और टेरिडोफाइटा भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा इनमें एडवांस कौन है, सबसे ज्यादा विकसित कौन है, तो वो है टेरिडोफाइट्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा डेवलप वो प्लांट्स हैं जिनके पास बीज नहीं है, क्योंकि बीज नहीं देने वाले पादपों में ये सबसे आखिरी में आए, सबसे बाद में आए। पहले थैलोफाइटा, तब ब्रायोफाइटा, तब जाकर के ये आए टेरिडोफाइटा। तो ये सबसे ज्यादा विकसित हो गए जो बीज नहीं देते हैं उस प्लांट के अंदर। यहां भी एग्जाम्पल देखो, टेरिडोफाइटा समूह के अंदर जो पादप आते हैं उनमें मैक्सिमम कहे जाते हैं फर्न्स। मैक्सिमम क्या कहे जाते हैं? फर्न्स कहे जाते हैं। उसके बाद हॉर्स टेल हो गया, क्लब मॉस हो गया, मार्सिलिया हो गया और लाइकोपोडियम। यहां देखो क्लब मॉस है, तो क्लब मॉस बोले तो आंसर आपका टेरिडोफाइटा होगा। सिंपली मॉस बोले तो आंसर आपका ब्रायोफाइटा होगा, लेकिन क्लब मॉस ये टेरिडोफाइटा के मेंबर है। तो फर्न्स इस टेरिडोफाइटा के सबसे सामान्य पौधे हैं। सबसे ज्यादा जो है इस टेरिडोफाइटा समूह के अंदर प्लांट है वो है फर्न्स। डैश में वास्तविक जड़, तना और पत्ती उपस्थित होते हैं। वास्तविक जड़, तना, पत्ती सबसे पहले देखा गया टेरिडोफाइट के अंदर। ई हमारा राइट आंसर, यहां पर DEFG है, तो इसके अनुसार हमारा आंसर यहां पर ई। टेरिडोफाइट्स में उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइट्स में तो जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, ये सारे के सारे हैं। तो ये भी है, डी हमारा राइट आंसर। लेकिन जाइलम के पास वेसल्स नहीं है और फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स नहीं है, ये ध्यान में रखना।
निम्न में कौन टेरिडोफाइट्स की विशेषता नहीं है? टेरिडोफाइट्स की विशेषता कौन नहीं है ये बताना है। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है, ये ऐसे क्रिप्टोगैम्स हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू है, ये बिल्कुल सही है। ये डेवलप्ड सीड लेस प्लांट है, ये सीड लेस प्लांट है जो सबसे ज़्यादा डेवलप है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा के बाद आए हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये कहना गलत है, फ्लावरिंग प्लांट्स तो केवल एंजियोस्पर्म है। बोटैनिकल स्नेक कहा जाता है, ये भी सही है। आंसर हमारा सी। निम्न में कौन प्रथम स्थलीय पौधे हैं जिनके पास समान उत्तक है? देखो, अगर सिर्फ पूछे कि प्रथम स्थलीय पौधे कौन है तब आपका आंसर होगा ब्रायोफाइट, तब आपका आंसर होगा ब्रायोफाइट्स, प्रथम स्थलीय पौधे। लेकिन इनके पास आप जानते हो ना वैस्कुलर टिश्यू नहीं था। लेकिन पूछ दे आपसे कि प्रथम स्थलीय पौधे जिनके पास संवहन उत्तक वैस्कुलर टिश्यू है वो कौन है, तब आपका आंसर बदल जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट। डी हमारा राइट आंसर, टेरिडोफाइट। निम्न में कौन पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है? यह कहा जाता है टेरिडोफाइटा। एम्फीबियन था ब्रायोफाइटा, एक्वेटिक था थैलोफाइटा और रेप्टाइल है टेरिडोफाइटा। निम्न में कौन टेरिडोफाइट नहीं है? निम्न में कौन है जो टेरिडोफाइट नहीं है? मॉस, मॉस तो ये ब्रायोफाइट है, मॉस तो ब्रायोफाइट है, लेकिन क्लब मॉस टेरिडोफाइट है। हॉर्सटेल टेरिडोफाइट, मार्सिलिया टेरिडोफाइट। आंसर हमारा ए, मॉस। लाइकोपोडियम डैश का उदाहरण है। अब लाइकोपोडियम ये थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है सीडोपोडियम, सीडोपोडिया इन सब से। तो सीडोपोडियम या फिर सीडोपोडिया ये तो हमें अमीबा और डब्ल्यूबीसी के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन लाइकोपोडियम जो है ये है आपका टेरिडोफाइट, यानी ये प्लांट है। लाइकोपोडियम ये तो प्लांट है, प्लांट में भी कौन सा टेरिडोफाइट है, इसीलिए हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर टेरिडोफाइट होगा। अब तक हम लोग पादप जगत के अंदर क्रिप्टोगैम के अंदर थैलोफाइटा के बारे में देखा, सवालों को कर चुके हैं, ब्रायोफाइटा के ऊपर सवालों को कर चुके हैं और टेरिडोफाइटा के ऊपर सवालों को कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे जिम्नोस्पर्म के ऊपर और तब एंजियोस्पर्म के ऊपर। थैलोफाइटा, सबसे पहले धरती पर कौन आया? थैलोफाइटा। ये सबसे साधारण, सबसे सिंपल से सिंपल पादप है। इनसे ज्यादा विकसित हुए ब्रायोफाइटा आए, इनसे ज्यादा विकसित हुए टेरिडोफाइटा आए। थैलोफाइटा के अंदर स्टेम नहीं है, रूट नहीं है, लीफ नहीं है, जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है। और सेम है ब्रायोफाइटा के लिए, यहां भी स्टेम नहीं है, रूट नहीं है, लीफ नहीं है, जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा। लेकिन टेरिडोफाइटा, अब जैसे जैसे हम थैलोफाइटा से टेरिडोफाइटा की तरफ आए हैं तो ये क्या हुआ, एडवांस होते चला गया। तो टेरिडोफाइटा ये पहले ऐसे क्रिप्टोगैम है या फिर टेरिडोफाइटा ये पहले ऐसे पादप है जहां वास्तव में स्टेम पाया जाता है, जहां वास्तव में जड़ें पाई जाती है, जहां वास्तव में पत्तियां पाई जाती है और वास्तव में जाइलम हमें इसमें मिलता है, वास्तव में हमें फ्लोएम यहां पर मिलता है। अब इसके बाद टेरिडोफाइट के बाद जो भी आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में ये सारे ही प्रेजेंट होते हैं। स्टेम, रूट, लीफ, जाइलम, फ्लोएम ये सारे ही प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैंने आपसे कहा कि इनमें वाहिका नहीं होती है और इनमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं फ्लोएम के अंदर। तो ये बातें जिम्नोस्पर्म के लिए भी सही है कि जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म के ऊपर। जिम्नोस्पर्म से काफी सारे सवाल बनते हैं। नग्न बीज देने वाले, हम लोगों ने फैनेरोगैम के अंदर जिम्नोस्पर्म को देखा था, यहां पर देख लो। फैनेरोगैम के अंदर हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म को देखा था। फैनेरोगैम के अंदर ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, ये भी सीड देते हैं, ये भी सीड देते हैं, ये दोनों कह जाते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। लेकिन फर्क इतना है, इनके सीड के चारों तरफ कोई कपड़ा नहीं होता, यानी कपड़े के अंदर नहीं होते, यानी कवर्ड नहीं होते, नेकेड होते हैं, और ये कवर्ड होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है ये नग्न बीज देने वाले प्लांट्स हैं। ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने बीज देना स्टार्ट किया। ये फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, क्योंकि अब तक आपने देखा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इन सब में कोई भी ऐसे नहीं है जो बीज दे रहे थे। जिम्नोस्पर्म से यह भी स्टार्ट हो चुका है। वैस्कुलर सिस्टम तो मैंने आपसे कहा ये टेरिडोफाइट से ही शुरू हो चुका है, लेकिन जाइलम
के पास वेसल्स नहीं होते हैं, फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ का तापमान कम होता है। अधिकांश ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ का तापमान कम होता है, लेकिन इसके कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो आपको आसपास भी दिख जाएंगे। सजावटी पौधा जैसे कि साइकस हो गया, थूजा हो गया, ये सब सजावटी पौधे हैं जिनको आप देखते होंगे। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादातर मुसला जड़ होती है, ठीक है, टैप रूट होती है। हम लोग रूट के बारे में अगले चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। हम लोग परागण के बारे में भी पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट के अंदर। हम लोग पढ़ेंगे जो परागण की जो प्रक्रिया है, जो परागण है ये वायु के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, जानवर के द्वारा, इन सब के द्वारा ये परागण की जो प्रक्रिया है ये हो सकती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर मेनली वायु के द्वारा होता है। ये आप देख सकते हो, ये इस तरह के प्लांट आपने देखे होंगे। ये है साइकस, सजावटी पौधा है ये साइकस। तो साइकस ये जीनस है, ठीक है, साइकस ये जीनस का नाम है। इनके अंदर कई सारी जातियां आती हैं और अलग अलग जाति का अलग अलग काम हो सकता है। जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस आता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर पाइनस आता है। ये भी साइकस प्लांट का जीनस है और ये जो पाइनस है ये भी प्लांट का जीनस है। तो साइकस की जो जड़ है, साइकस प्लांट की जो जड़ है उनमें होता है साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। और जब साइकस की जड़ में ये साइनोबैक्टीरिया हो तब हम इसे बोलते हैं प्रवाल मूल, कोरेलॉइड रूट। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, प्रवाल मूल का मतलब हो गया साइकस की जड़ प्लस साइनोबैक्टीरिया। वैसे ही पाइनस की जड़ में कवक होते हैं, पाइनस की जड़ में कवक होते हैं, इसीलिए हम इस जड़ को, पाइनस की इस जड़ को कवक मूल कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा के बारे में आप ध्यान में रखना कि यह सहजीवीय संबंध है पौधे प्लस कवक के बीच। ये जो पाइनस की जड़ है ये भी तो पौधे ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर माइकोराइजा बोलेंगे, सहजीवीय संबंध है पाइनस की जड़ और कवक के बीच। ये चीज आप ध्यान में रखना। और प्रवाल मूल ये साइकस की जड़ और साइनोबैक्टीरिया के बीच। एक आपने लाइकेन सुना होगा, लाइकेन जो कि सहजीवीय संबंध है कवक और शैवाल के बीच। सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म वृक्ष ये है सिकुआ और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म वृक्ष ये है जेमिया। सजीव जीवाश्म, लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स के लिए आप याद रखेंगे साइकस को और जिंको बाइलोबा या फिर सिंपली जिंको को। ये जिंको जो है ये चीन का राष्ट्रीय वृक्ष है, जिंको। तो सजीव जीवाश्म के रूप में आप साइकस ध्यान में रखेंगे और जिंको ध्यान में रखेंगे। सजीव जीवाश्म कहने का मतलब ये हुआ, मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो साइकस है, ये जो साइकस है ये क्या है, जाति है, सॉरी माफ करना, ये कुल है, ये जीनस है। आप जानते हो एक जीनस के अंदर कई सारी जातियां आती है, तो एक जीनस के अंदर कई सारी जातियां हैं। तो मान लो इसमें से कुछ जातियां जो है वो लाखों साल पहले थी, अब वो मर चुकी है। कुछ जातियां जो है साइकस की वो लाखों साल पहले थी, अब वो मर चुकी है, इनके जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ जातियां अभी भी जिंदा है, अभी भी ये एग्जिस्ट करते हैं ये प्लांट, बाकी के सारे जाति जो है वो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए हम इसे साइकस को क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एक ही जाति के बहुत सारे प्लांट थे, एक ही जाति के, सिंगल जाति के, सिंगल स्पीशीज के बहुत सारे प्लांट थे, उनमें जिनमें बहुत सारे जो हैं वो अब विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ पादप उसी जाति के अभी भी जिंदा है, तो भी हम बोलेंगे उन्हें सजीव जीवाश्म। तो साइकस एंड जिंको, जिंको भी ये जीनस है, इनके भी बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां विलुप्त हो चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है, इनके जीवाश्म मिलते हैं और कुछ जातियां अभी भी जिंदा है, इसीलिए बोलते हैं सजीव जीवाश्म। ठीक है, ये ऐसे प्लांट है जिनके जीवाश्म भी मिलते हैं और ये कुछ अभी के टाइम में एग्जिस्ट भी करते हैं। जिम्नोस्पर्म से जो लकड़ी प्राप्त होता है ना, वो लकड़ी जो है वो हल्की होती है, सॉफ्ट होती है। हल्की लकड़ी होने के कारण इनका इस्तेमाल खिलौने के रूप में, खिलौने बनाने में, मैच स्टिक जो माचिस की तीलियां होती है, माचिस के जो कवर होती है, इन सब में इस्तेमाल होता है, फर्नीचर बनाने में इन सब में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। यहां से एसएससी में सवाल पूछा जा चुका है। जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रजनन के टाइम में, रिप्रोडक्शन के टाइम में जो पत्तियां होती है, कुछ पत्तियां ये रूपांतरित हो जाती है स्पोरोफिल के अंदर, ये रूपांतरित हो जाती है स्पोरोफिल के अंदर, बीजाणु पर्ण के अंदर। ध्यान देना,
प्रजनन के समय प्रजनन करने के लिए कुछ पत्तियां जो है ये रूपांतरित हो जाती है स्पोरोफिल के अंदर। फिर ये स्पोरोफिल मिल करके बनाते हैं कोन या फिर स्ट्रोबाइली, इसको बोलते हैं शंकु या फिर स्ट्रोबाइली। तो ये ऑर्डर आप ध्यान में रखना कि जनन के लिए कुछ पत्तियां सबसे पहले बदल जाती है बीजाणु पर्ण में, स्पोरोफिल में, और फिर वो सब मिल करके बहुत सारे स्पोरोफिल मिल करके बनाते हैं शंकु या फिर स्ट्रोबाइली। अब ये मेल शंकु हो सकता है और फीमेल शंकु हो सकता है, मेल कौन हो सकता है और फीमेल कौन हो सकता है। जैसे यहाँ इस पिक्चर में देखो, ये जो पत्तियां थी, अब इसके ऊपर देखो कुछ संरचनाएं आपको दिख रही है। ये संरचनाएं ये कहलाती है सोरस। ये जो पूरी पत्तियां है ना, ये सब आप कहलाएंगे स्पोरोफिल। ठीक है, ये है स्पोरोफिल, ये है स्पोरोफिल, ये है स्पोरोफिल, और ये स्पोरोफिल के ऊपर आपको ये सोरस दिख रहा है। तो एक सोरस के अंदर जो है कई सारे स्पोरेंजिया है और उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स हैं। ठीक है, ये जो स्पोरोफिल आप देख रहे हो, ये जो स्पोरोफिल है, इसके ऊपर आप ये सोरस देख रहे हो। सोरस के अंदर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स हैं। अगर मान लो ये मेल कोन है, तब ये जो स्पोर्स है ये पॉलेंस बनाते हैं। अगर फीमेल कोन है तो ये एग्स बनाते हैं। ये सबसे सिंपल तरीके से जो मैं समझा सकता था ये मैंने आपको समझाया है। बाकी ये जो चीजें हैं ना, इनमें जनन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है समझना, लेकिन मैंने अपने तरीके से सबसे आसान तरीके से जो मुझे लगा ये मैंने आपको समझा दिया। एक बार और मैं आपको बताता हूं उल्टे तरीके से। मान लो जिम्नोस्पर्म का कोई प्लांट है, उसमें आपको मेल कोन दिख गया। मेल कोन दिख गया यानी कि मेल शंकु आपको दिखा, मेल स्ट्रोबाइली आपको दिखा। वो जो मेल कोन है ये बना होगा स्पोरोफिल से, ये बना होगा स्पोरोफिल से। उस स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया होगा, उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होंगे। क्योंकि मेल कोन था तो वो स्पोर्स आगे पोलेंस का निर्माण करते हैं, परागन बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। वहीं अगर ये फीमेल कोन होता तो उस फीमेल कोन के अंदर भी स्पोरोफिल्स होते हैं, उस स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया होता, उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं और वो बनाते एग। और ये जो स्पोरोफिल है, बीजाणु पर्ण है, ये पत्तियां ही है जो रूपांतरित हो चुकी है। ये जो बातें मैंने आपसे कही ये है जिम्नोस्पर्म के लिए, लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर ये कोन दिखते हैं। इन सब में ये सारी बातें जो है ये लागू होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहां जो आप देख रहे हो ना, ये जो स्पोरोफिल्स हैं, यही स्पोरोफिल्स जो है मिल करके देखो ये वाली संरचना बना लेती है। इसको बोलते हैं कोन या फिर स्ट्रोबाइली, स्ट्रोबाइलस। स्ट्रोबाइलस ये सिंगुलर वर्ड है, स्ट्रोबाइली ये प्लूरल वर्ड होता है। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर भी समूह है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो समूह है उनमें है सबसे पहले कोनिफर्स, कोनिफेरोप्सिडा, शंकुधारी। इनमें देखो कौन कौन से हैं। शंकुधारी में पाइनस है, फर है, थूजा है, रेडवुड है। रेडवुड को ही सिकुआ बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है सिकुआ। अब देखो सजावटी पौधे तो कई सारे हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, लेकिन आपके एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो है थूजा और ये साइकस। लेकिन जो साइकस है ये एक अलग ग्रुप है, साइकोडॉप्सिडा, सॉरी माफ करना, साइकेडॉप्सिडा। साइकेडॉप्सिडा के अंदर साइकस आएगा और जेमिया आएगा। निटॉप्सिडा के अंदर एफिड्रा आएगा, जिसे अस्थमा की दवा एफिड्रीन प्राप्त किया जाता है। तो कॉनिफर्स के अंदर पाइनस, फर, थूजा, रेडवुड या फिर सिकुआ। निटॉप्सिडा के अंदर एफिड्रा और साइकेडॉप्सिडा के अंदर साइकस और ये जेमिया। जेमिया ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है और सबसे बड़ा रेडवुड या फिर सिकुआ। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है साइकस का प्लांट और ये आपको कोन दिख रहा है। यहाँ पर ये आपको कोन दिख रहा है। इस तरह के जो आप प्लांट्स देखते हो ये जो शंकु के आकार के होते हैं, ये होते हैं जिम्नोस्पर्म के प्लांट। जैसे आपने क्रिसमस ट्री को देखा होगा, तो क्रिसमस ट्री जो होता है वो भी जिम्नोस्पर्म ही होता है। यहाँ आप देख सकते हो इस तरह के प्लांट्स आपने देखे होंगे। सजावटों के लिए इस तरह के प्लांट्स लगाए जाते हैं, ये भी जिम्नोस्पर्म के हैं। थूजा, तो थूजा हो गया और साइकस हो गया, ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, ये सजावटी प्लांट्स हैं। थूजा ये जिम्नोस्पर्म है और ये है एफिड्रा। तो देखते हैं आर्थिक महत्व के बारे में। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है एनटीपीसी के अंदर। तो ये चीड़ से प्राप्त होता है, ये चीड़ से प्राप्त होता है। इसी को पाइन बोलते हैं, जो अभी आपने यहां पर देखा ना पाइन, ये
पाइनस या फिर पाइन बोल दो। साइकस स्टार्च का अच्छा स्रोत है। सागो क्या है? तो ये भी स्टार्च है जिसका इस्तेमाल साबूदाना बनाने में होता है। एफिड्रा जो ये जो प्लांट है, एफिड्रा से एफिड्रीन अस्थमा का ये दवा है, ये प्राप्त किया जाता है। टैक्सस की छाल से, टैक्सस ये भी जिम्नोस्पर्म है, यहाँ जो भी प्लांट देखेंगे वो सारे जिम्नोस्पर्म के ही अंदर आएंगे। तो टैक्सस की छाल से टैक्सोल प्राप्त किया जाता है जो कि कैंसर की दवा है। पाइनस की बीज चिलगोजा जो कि पाइनस की बीज है, इसका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है ड्राई फ्रूट के रूप में, इसीलिए इसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। देखो आपके मन में ये चीज आ सकता है कि पाइनस के ही पेड़ से रेजिन भी प्राप्त हो रहा है, तेल भी प्राप्त हो रहा है, चिलगोजा बीज भी खाने वाला प्राप्त हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है? तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि पाइनस ये जीनस का नाम है, ये जीनस है, इसके अंदर कई सारी जातियां आती है। तो एक जाति ऐसे होंगे इनमें जहां से तेल प्राप्त किया जाता होगा, एक जाति ऐसे होंगे जहां से रेजिन प्राप्त किया जाता होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जातियों की बात हो रही होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पाइनस जीनस का नाम लेते हैं। जनरली प्लांट में या फिर एनिमल के अंदर हम लोग जीनस को लेकर के चलते हैं, क्योंकि स्पीशीज का नाम ध्यान में रखना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एग्जाम में भी आपसे जीनस का ही नाम देकर के पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो भी आंसर में देखना आपको पाइनस या फिर पाइन दिख जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि चिलगोजा जो बीज है वो किससे प्राप्त होता है, तो भी आपको आंसर में पाइनस दिख जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जाति का नाम लिखा होगा। और एकेसिया, सिक्वा और पाइनस के पेड़ से टेनिन प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर टेनिन भी प्राप्त हो गया पाइनस के पेड़ से, तो ये एक अलग जाति का काम होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। एम्बर ये रेजिन है और कनाडा बाल्सम ये भी रेजिन है। तो एम्बर और कनाडा बाल्सम ये रेजिन है जो कि जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। टिम्बर का अच्छा स्रोत है। सबसे ज्यादा जो टिम्बर प्राप्त होता है वो जिम्नोस्पर्म के प्लांट से ही प्राप्त होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा टिम्बर जो है ये जिम्नोस्पर्म के ही प्लांट से प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म के ही अंदर है देवदारा प्लांट। तो देवदारा की जो लकड़ी होती है इनसे खुशबू आती है। जिम्नोस्पर्म की लकड़ी हल्की और मुलायम होती है, इसीलिए इनका जो इस्तेमाल है पेपर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, मैच स्टिक बनाने में, माचिस बॉक्स बनाने में, इन सब में इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। कभी पूछे कि सल्फर शावर की घटना ये कौन से पादप के अंदर देखा जाता है, तो आंसर आपका जिम्नोस्पर्म होगा। ये बस नाम याद रखो, सल्फर शावर की घटना ये जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर देखा जाता है। अब आते हैं फिर से सवालों के ऊपर। नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को डैश कहते हैं। तो जिनके बीज कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड होते हैं, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। जिम्नोस्पर्म में परागण डैश द्वारा होता है। तो जिम्नोस्पर्म में परागण जो है मेनली हो तो सकते हैं इन सब के द्वारा, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है ये हवा के द्वारा होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे में फल नहीं पाया जाता, क्योंकि जिम्नोस्पर्म पौधे में फल नहीं पाया जाता है क्योंकि इनके पास अंडाशय नहीं होता है। ये जो ओवरी होता है, ये जो अंडाशय होता है, यही निषेचन के बाद फल बनेगा, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ओवरी होता है, जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होता है, इसलिए ये फल नहीं बनता है। जिम्नोस्पर्म की विशेषता नहीं है, इनमें मूसला जड़ ज्यादातर जो होती है, जड़ होती है वो मूसला जड़ होती है। नुकीली पत्तियां होती है, ये भी सही है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ये ध्यान में रखना आप। निडल्स लाइक लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, खास करके जो मैंने आपको पाइनस कहा उनके अंदर, जिम्नोस्पर्म में भी जो पाइनस है उनके अंदर, या फिर बोल दो जो कोनिफर्स है। आपने वर्ग देखा था ना थोड़ी देर पहले, कोनिफर्स, निटॉप्सिडा एंड साइकेडॉप्सिडा। तो जो कोनिफर्स आपने देखा था उनमें जो पत्तियां होती है वो निडल लाइक्स होती है। या फिर कभी आपसे एग्जाम में पूछ दें कि किस पादप के अंदर नुकीली पत्तियां होती है या फिर सुई जैसी पत्तियां होती है, तो भी आंसर आपका जिम्नोस्पर्म ही होगा, एक विकल्प में देख लेना। क्योंकि ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ज्यादातर ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां जल की कमी होती है, जहां जल की कमी होती है। ये जेरोफाइटिक होते हैं, ये जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। जेरोफाइटिक प्लांट्स कहने का मतलब ये हुआ जहां पानी बहुत ही कम है, जहां पानी बहुत ही कम है वहां पर भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट को जेरोफाइटिक बोलते हैं। जैसे कैक्टस आपने सुना होगा, कैक्टस जो प्लांट है ये मरुस्थलीय पौधे हैं, ये मरुस्थल में पाए जाते हैं, वहां भी तो पानी की बहुत कमी है, तो ये भी जेरोफाइटिक है। और ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये आपको हिली एरियाज में, जहां का टेम्परेचर कम है, इन सारे स्थानों पर मिलेगा।
और वहाँ पर पानी की भी कमी होती है, इसीलिए हम लोग इसे जीरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, जिनसे पानी लॉस होता है, उसे रोकने के लिए इनकी जो पत्तियां हैं ये नुकीली हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा वाटर का लॉस होगा। इसीलिए जो पत्तियां हैं ये नीडल्स लाइक हो जाती है, इस प्रकार से नीडल्स लाइक हो जाती है, एकदम नुकीली सी हो जाती है इस प्रकार से, ताकि जल का लॉस कम से कम हो, क्योंकि ये जीरोफाइटिक प्लांट है, कम जल वाले स्थान में ये पाए जाते हैं। प्रथम बीज सहित पौधा है, सबसे पहला ऐसा पौधा है जो बीज देते हैं, तो ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं है जो कि गलत है, इनमें से कोई नहीं है। तारपीन का तेल डैश के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल ये चीड़ के पेड़ से, पाइन के पेड़ से प्राप्त होता है। निम्न में कौन एक सजावटी जिम्नोस्पर्म पौधा है? सजावटी, तो ये है साइकस। साइकस भी ध्यान रखो, थूजा भी ध्यान रखो, जूनिपर्स भी होता है। एम्बर और कनाडा बाल्सम, एम्बर क्या है और कनाडा बाल्सम क्या है? ये दोनों है रेजिन। बी हमारा राइट आंसर, रेजिन। अस्थमा की दवा एफेड्रिन डैश जिम्नोस्पर्म पादप से प्राप्त होता है। अस्थमा की दवा एफेड्रिन ये एफिड्रा जिम्नोस्पर्म प्लांट से प्राप्त होता है। और टेक्सस से टेक्सोल कैंसर की दवा प्राप्त होता है। सिनकोना, सिनकोना ये फ्लावरिंग प्लांट है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट है ये। और यहां से याद करो क्यूनिन, क्यूनिन जो कि मलेरिया की दवा है, ये प्राप्त होता है सिनकोना, सिनकोना के पेड़ से। लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट है, फूल देने वाले हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म है। निम्न में कौन खाने योग्य पाइनस के बीज है? खाने योग्य पाइनस के बीज है चिलगोजा। फर्ण में बीजाणु पर्ण किसका रूपांतरित रूप है? तो फर्ण आपने कहां पढ़ा था? टेरिडोफाइटा के अंदर, ये टेरिडोफाइट्स होते हैं। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जनन के लिए जो पत्तियां होती है वो स्पोरोफिल बनाती है, स्पोरोफिल में रूपांतरित हो जाती है पत्तियां। बी हमारा राइट आंसर। जिम्नोस्पर्म में बीजाणु पूर्ण समूहित होकर बनाते हैं, तो पत्तियां रूपांतरित होकर के स्पोरोफिल बनाती हैं, और यही स्पोरोफिल्स, बहुत सारे स्पोरोफिल्स मिलकर के कौन बनाते हैं? शंकु। साइकस के संबंध में गलत चुनना है। ये जिम्नोस्पर्म है, ये बिल्कुल सही है। यूनिसेक्सुअल है, ये भी सही है। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्लांट के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। एक ही प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये नहीं होंगे। अब ये जिम्नोस्पर्म है, तो यहां मेल कौन और फीमेल कौन, मेल कौन और फीमेल कौन, यही होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल कौन हो सकता है, फीमेल कौन हो सकता है। अब क्योंकि ये साइकस है और ये यूनिसेक्सुअल है, तो एक प्लांट के अंदर या तो मेल कौन होगा या फिर फीमेल कौन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्लांट के अंदर ये दोनों दिखे। एक ही प्लांट के अंदर ये दोनों दिख सकते हैं पाइनस के अंदर, ठीक है, पाइनस के अंदर। पाइनस जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, इसके अंदर मेल कौन फीमेल कौन ये दोनों दिख सकते हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं पाइनस, लेकिन साइकस ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो मेल कौन होगा या फिर फीमेल कौन होगा। और लिविंग फॉसिल्स होते हैं, ये तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो डी हमारा राइट आंसर, ये गलत है। चीन का नेशनल ट्री, ये मैंने आपसे कहा जिंको। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पादप है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पादप है जेमिया, और सबसे बड़ा है सिकुआ। हमसे सबसे छोटा पूछा है तो आंसर हमारा जेमिया। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पादप है सिकुआ। प्रवाल मूल यानी कि कोरेलॉइड रूट साइकस और डैश के बीच सहजीवीय संबंध है। तो जो प्रवाल मूल होते हैं उनमें साइनोबैक्टीरिया के साथ, नीलहरित शैवाल के साथ सहजीवीय संबंध होता है। माइकोराइजा ये सहजीवीय संबंध है, तो माइकोराइजा ये भी पौधों और कवक के बीच सहजीवीय संबंध है। तो ये वाला जो सहजीवीय संबंध है कवक मूल माइकोराइजा, ये हमें देखने को मिलता है पाइनस रूट के साथ। तो पाइनस रूट एंड फंजाई। जिम्नोस्पर्म में देखो फूल नहीं है, एंजियोस्पर्म में देखो ये सारे फूल हैं। तो एंजियोस्पर्म ये पहले ऐसे पादप हैं जिन्होंने फूल देना स्टार्ट किया, जिन्होंने फल देना स्टार्ट किया, और ये सबसे ज्यादा एडवांस है, ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले पादप है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जो पादप पाए जाते हैं वो है एंजियोस्पर्म के प्लांट। बी हमारा राइट आंसर, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फूल देते हैं, इसीलिए इसे फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, फूल देने वाले पादप, पुष्पी पादप।
निम्न में कौन एंजियोस्पर्म की विशेषता नहीं है? तो एंजियोस्पर्म ये फूल भी देते हैं, ये फल भी देते हैं, इनमें दोहरी निषेचन होता है। ये जब हम लोग निषेचन पढ़ेंगे प्लांट के अंदर तब देखेंगे। इनके बीज नग्न होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नग्न बीज जिम्नोस्पर्म में था। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। कवर्ड सीड ये एंजियोस्पर्म में होता है, न कि नेकेड होता है। एंजियोस्पर्म का जनन भाग होता है। एंजियोस्पर्म का जनन भाग ये देख लो आप। आपने देखा था जिम्नोस्पर्म में कौन था? वो शंकु, एस्ट्रोबाइली जनन भाग था। यहां फूल है, तो हमारा आंसर फूल हो जाएगा। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं पादप जगत के अंदर क्रिप्टोगैम और फेनडोगैम के अंदर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हम लोग एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोकोट के ऊपर एंड डाइकोट के ऊपर सवालों को देखते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर भी दो ग्रुप है। पहला मोनोकोट, यहां पर जो आपको मैंने दिखाया, पहला मोनोकोट और उसके बाद डाइकोट। मोनोकोट इसलिए बोलते हैं, मोनो का मतलब होता है एक और कॉट का मतलब होता है कोटिलीडन। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये बीज के अंदर का पार्ट है, ठीक है, ये बीज का पार्ट है। इसके अंदर देखो एक ही कोटिलीडन है। ये वाला जो भाग है ना, इसी को कोटिलीडन बोलते हैं। क्योंकि एक ही कोटिलीडन है इसलिए इसे हम मोनोकोट बोलते हैं। जो मोनोकोट एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होती है, रेशेदार जड़ होती है। हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में रेशेदार जड़, मूसला जड़, इन सब के बारे में। फाइब्रस रूट होती है, ये आप देख सकते हो, फाइबर लाइक रूट्स। जो मोनोकोट होते हैं इनमें कैम्बियम अब्सेंट होता है। ये देखो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, स्टेम का हो गया, तना हो गया या फिर जड़ हो गया, इन सब का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो आपको कैम्बियम नाम की संरचना दिखती है। ये कैम्बियम जो है मोनोकोट के अंदर अब्सेंट होता है। इनमें होता है समानांतर शिरा विन्यास, पैरेलल विनेशन, यानी इनकी पत्तियों में ये जो शिराएं होती हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती है। इस प्रकार से एक दूसरे के समानांतर होती है। ये पत्तियों में ये जो शिराएं हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती है, इसीलिए बोलते हैं कि ये समानांतर शिरा विन्यास है। तो ये व्हीट हो गया और ये बनाना, ये दोनों ही मोनोकोट के एग्जाम्पल हैं। मोनोकोट फ्लावरिंग प्लांट या फिर मोनोकोट एंजियोस्पर्म। तो ये चार जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ग्रुप डी 2018 में सवाल पूछा जा चुका है और इन्हीं चार में से देखना कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर जो दूसरा ग्रुप है डाइकोट। डाई मतलब दो होता है। यहां देखो एक कोटिलीडन यहाँ है, एक कोटिलीडन यहाँ है, इसलिए दो कोटिलीडन है, यहाँ पर दो बीज पत्र है। उसमें देखा था आपने फाइब्रस रूट, यहां होता है टैप रूट, ठीक है, यहां होता है टैप रूट। उनमें आपने देखा था कि कैम्बियम नहीं था, यहां पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम यहां पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि तना है, स्टेम है। ये जो तना है, मान लीजिए ये प्लांट है, तो ये जो तना है, तना के बाहर आप छाल देखते हो, बार्क देखते हो, बार्क के अंदर आपको कैम्बियम मिलेगा। कैम्बियम, कॉर्क, ये सब आपने सुना होगा। तो कैम्बियम ये डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होता है, मोनोकोट के अंदर ये एब्सेंट होता है। उसमें आपने देखा था समानांतर शिरा विन्यास, पैरेलल विनेशन आपने देखा था। यहाँ पर रेटिकुलेट विनेशन होता है, यानी यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि शिराएं किस प्रकार से होंगी। रेटिकुलेट, जालिका रूपी शिरा विन्यास, बिल्कुल नेटवर्क के जैसे, जाल के जैसे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे है, ऐसे है, फिर यस, मतलब कोई पैरेलल जैसी कोई बात ही नहीं है। ये ऐसे इस प्रकार से हो सकते हैं, जालिका रूपी। तो ये चारों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन एक बीजपत्री पादप में अनुपस्थित होता है? तो एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट के अंदर फाइब्रस रूट मिलेगा, सही है। कैम्बियम नहीं मिलेगा, बी हमारा राइट आंसर। एक कोटिलीडन होता है और वैस्कुलर टिश्यू तो होगा ही, ये तो टेरिडोफाइट से ही शुरू हो चुका है। बंद बीज या फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को डैश कहते हैं। बंद बीज या फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। बंद बीज यानी कि ढका हुआ है, नेकेड नहीं है, तो ये एंजियोस्पर्म। निम्न में कौन एक पुष्पी पादप है? फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्म के प्लांट। तो पाइनस और साइकस हम लोगों ने देखा जिम्नोस्पर्म है। मॉस हम लोगों ने देखा ब्रायोफाइट के अंदर। गेहूं हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं है मोनोकोट, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बीज का विकास अंडाशय के अंदर होता है।
एंजियोस्पर्म में बीज का विकास अंडाशय के अंदर होता है, यही अंडाशय निषेचन के बाद बन जाता है फल। आंसर हमारा फल, फ्रूट। एक बीजपत्री वाले पौधों को डैश कहते हैं, एक बीजपत्री वाले पौधों को मोनोकॉट कहते हैं, ये हमारा राइट आंसर। और दो बीजपत्री वाले को डाइकॉट कहते हैं। समानांतर शिरा विन्यास किसमें पाई जाती है? पैरेलल विनेशन, ये हमें देखने को मिलेगा मोनोकॉट के अंदर, और डाइकॉट के अंदर रेटिकुलेट विनेशन, जालिका रूपी शिरा विन्यास। निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? कौन है डाइकॉट प्लांट? डाइकॉट प्लांट इनमें एक ही है, लौंग, बाकी ये तीनों ही मोनोकॉट्स हैं। ये देखो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप के मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। अब देखो पूछने के लिए तो इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। मैंने बोल्ड कर दिया हुआ है जो एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, गेहूं हो गया, बांस हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, ये सब कम से कम आप ध्यान में रखें। द्विबीजपत्री में मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, दाल हो गया और आलू। निम्न में कौन एक बीजपत्री पौधा है? यह है वीट। दुनिया का सबसे लंबा पादप, दुनिया का सबसे लंबा पादप या सबसे लंबा पुष्पी पादप या सबसे लंबा एंजियोस्पर्म, इनमें से कोई सा भी पूछे आंसर आपका होगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस दुनिया का सबसे लंबा पादप बोल दे, लंबा पुष्पी पादप बोल दे या फिर लंबा एंजियोस्पर्म बोल दे, क्योंकि ये जो पादप है ये फूल देते हैं। यूकेलिप्टस ये दुनिया का सबसे लंबा पादप है और ये फूल देते हैं, मतलब ये पुष्पी पादप है, और जो पुष्पी पादप होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। दुनिया का सबसे छोटा पादप या फिर सबसे छोटा पुष्पी पादप या फिर सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, आंसर होगा वुल्फिया। वुल्फिया मान लो नहीं हो, अगर वुल्फिया दिख जाए तो आप इसको टिक मार देना, लेकिन मान लो वुल्फिया नहीं हो और वाटर मिल हो तो आप इसको टिक मार देना। और हो सकता है वाटर मिल ना हो, वुल्फिया भी ना हो, डकवीड मिल जाए आपको तो डकवीड को टिक मार देना। वैसे डकवीड ये फैमिली है, ठीक है, डकवीड फैमिली के अंदर ये वुल्फिया जो पादप है ये आता है, और इसी को सामान्यतः वाटर मिल भी कहा जाता है। तो देखना जैसे विकल्प हो उसके अनुसार टिक मारना। वुल्फिया दिख जाए तो आप सबसे पहले वुल्फिया के साथ जाएंगे। बीज डैश प्रक्रिया का प्रतिफल है। सीड जो है ये बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, बी हमारा राइट आंसर, लैंगिक जनन के कारण। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल या पादप को लिथोफाइट कहते हैं, ये हमारा राइट आंसर। और बर्फ पर पाए जाने वाले चट्टान या पादप को क्रिप्टोफाइट कहते हैं। डैश के कारण शैवाल का रंग भूरा होता है। फ्यूकोजेंथिन के कारण शैवाल का रंग भूरा होता है, फाइकोएडिथ्रिन के कारण लाल होता है और क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। बीजहीन पादप डैश के अंतर्गत आते हैं। जो पादप बीज नहीं देते हैं वो आते हैं क्रिप्टोगैम के अंदर, सी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन एक सबसे बड़ा, यहां लिख लेना, देखो यहां लिखा हुआ है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी, सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल। सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल यहां देखो कारा है, क्लेमाइडोमोनास है, वोल्वॉक्स है, एसिटाबुलेरिया है। हमारा आंसर यहां पर एसिटाबुलेरिया होगा। तो क्योंकि यहां पर ये नहीं दे रखा था, जो मैंने आपको बताया, कॉल्पा नहीं दे रखा था। अगर कॉल्पा दे रखा होता तो हम इसको टिक मार देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल ये है। अगर ये ना हो तो एसिटाबुलेरिया को आप टिक मार सकते हो। तो हमारे इस केस में एसिटाबुलेरिया है, तो एसिटाबुलेरिया हम टिक मारेंगे, और ज्यादा चांस है एसिटाबुलेरिया ही आने का, अगर आया तो यहां सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल था। मान लो यहां अगर पादप पूछ दे तो भी आंसर यही होगा, और जीव बोल दे तो भी आंसर यही होगा। तो इन दोनों विकल्प में से आप देखना ध्यान से कि कौन दिया हुआ है। पहले प्रायोरिटी पर आप इसको रखेंगे, दूसरे पर इसको रखेंगे। निम्न में कौन मरुस्थलीय पौधे हैं? डेजर्ट प्लांट। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो जेरोफाइटिक होते हैं। जेरोफाइटिक बोले तो ये कम पानी में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, कम जल में भी ये अपना काम चलाते हैं। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं जेरोफाइटिक। तो जो मरुस्थलीय होते हैं, तो मरुस्थल में पानी की कमी होती है, तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो भी जेरोफाइटिक होते हैं। आंसर हमारा कैक्टस हो जाएगा। लोटस आप जानते हो ये जलीय पादप है, तो इसे हम लोग बोलते हैं हेलोफाइटिक, सॉरी माफ करना, हाइड्रोफाइटिक। ये हाइड्रोफाइटिक है, ये जल में रहते हैं। कॉर्न को बोलते हैं मीजोफाइटिक। मीजोफाइटिक ये वो प्लांट है जिनको भाई ना ज़्यादा जल चाहिए ना कम जल चाहिए, इनको चाहिए एक मॉडरेट लेवल का जल, ठीक है, एक मॉडरेट लेवल का जल चाहिए, मॉडरेट वाटर चाहिए, तो उसे बोलते हैं मीजोफाइटिक। और कैक्टस, इनको तो बहुत ही कम जल मिलता है, तो ये हो जाएंगे जेरोफाइटिक। और सी ग्रास
ग्रासेस जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हेलोफाइटिक। हेलोफाइटिक का मतलब होता है कि जो ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां सैलिनिटी ज़्यादा हो, लवण ज़्यादा हो, लवणीय स्थान पर। ये लवणीय मिट्टी भी हो सकते हैं, लवणीय जल भी हो सकते हैं। तो लवणीय स्थान पर जो प्लांट पाए जाते हैं उसे हेलोफाइटिक बोलते हैं। तो जो हाइड्रोफाइटिक होते हैं जैसे लोटस, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। जो मीजोफाइटिक होते हैं इनको ठीक ठाक पानी चाहिए, न ज़्यादा न कम, जैसे कि कॉर्न। और जो जेरोफाइटिक होते हैं इनको ये पादप कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये हमारा प्लांट किंगडम जो चैप्टर है ये यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद अगला चैप्टर होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। थैंक यू सो मच।